जय हिंद, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेजी क्लासेज में। और आज के क्लासेज में हम पढ़ेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस सेट 2018। सेट 2018 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अभी भाषण चलेगा। आप लोग इसको सुनिएगा और अच्छे से अपने कॉपी में उसको लिख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल है, सुनो ध्यान से सुनो। चलिए, ग्राम पंचायत का काम क्या है? आप जो भी बच्चे गांव देहात से आते हैं, सब लोग का एक पंचायत होगा। क्या होगा? ठीक है, शहर में पंचायत नहीं होता है, गांव में क्या होता है? पंचायत होता है। तो पंचायत, ग्राम पंचायत का एक काम है ना, उसके बारे में आपको बताना है कि ग्राम पंचायत का काम क्या होता है। तो गांव का पंचायत का काम है, सबसे पहला विकास संबंधी कार्य, है ना, डेवलपमेंट से रिलेटेड काम। जैसे आप देखते हैं कि अपने गांव में सड़क की व्यवस्था करवाना, नाला की व्यवस्था करवाना, सफाई की व्यवस्था करवाना, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाना, तो ये सब विकास संबंधी काम है। बात समझ है कि नहीं? दूसरा काम क्या है? बजट तैयार करना, वार्षिक बजट। कौन सा बजट हुआ? वार्षिक बजट तैयार करना, है ना, ईयरली बजट तैयार करना। इसका काम है कि नहीं? ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना, तब ना पता चला कि हाँ भाई कितना हमारा इनकम हुआ, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, है ना, खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। तो वार्षिक बजट तैयार करना। और इसका क्या काम है बताइए? कर लगाना। क्या लगाना हुआ? टैक्स लेना। गांव में जो मेला ठेला सब्जी पेठिया पालो जो लगता है ना हुआ, उस सब से घरे घरे जल कर, नल कर, ये सब जो लेता है, टैक्स लेने वाला काम, वाहन कर, टैक्स का काम हो गया। तो कितने काम अभी पड़ गए? विकास संबंधी काम, बजट बनाने वाला काम और कर लगाने वाला काम। बात समझ रहे ना? और क्या काम है? आपदा के समय, किसके समय? बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, है ना, ये सब आप देखते हैं हर साल बिहार दहा जाता है कि नहीं? तो उस समय चूड़ा के मोटरी या मिठा के मोटरी लेके पहुंचेगा, तिरपाल उरपाल लेके पहुंचेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से आपदा के समय काम आ जाता है। इसके अलावा और ग्राम सभा से रिलेटेड जो काम है वो करेगा। महिला और युवाओं के विकास से संबंधित काम करेगा। बात समझ रहे ना? चलिए, युवा कल्याण संबंधी काम करेगा, कृषि संबंधी काम करेगा। तो इतने सारे आप काम जान गए। ग्राम पंचायत के बारे में काम जान गए आप, समझा रहे बुआ? चलिए, अब आगे बात नहीं करेगा बुआ, बात करेगा तो सब बाहर चल जाओ। दूसरा क्वेश्चन है भाषा नीति। क्या है? भाषा नीति, लैंग्वेज पॉलिसी। ये भाषा नीति क्या है? कोई भी सरकार होगा, दुनिया का कोई भी सरकार होगा, वह अपने देश को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए किसी न किसी भाषा को अपनाएगा ना, कि नहीं अपनाएगा? सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जो आप भाषा के प्रति, लैंग्वेज के प्रति जो नीति बनाते हैं, भाषा के प्रति जो आप पॉलिसी बनाते हैं, वही भाषा नीति है। ठीक है, जिसमें जिस राज्य को जिस भाषा में मन करे वह भाषा में अपना काम करता है, अपनी आबादी के हिसाब से। अब भारत में देखिए बउआ, भारत में 41% से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। इसलिए भारत के संविधान में, किसके संविधान में, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया है। क्या बनाया गया? हिंदी लैंग्वेज को भारतीय संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है, राजभाषा बनाया गया है। और भारत की अधिकांश जो सरकार है, स्टेट की, राज्यों की सरकार, भारत के अधिकांश जो राज्य की सरकार है वह हिंदी को ही अपना राजभाषा बनाता है, वही उसका कामकाज की भाषा है। बात समझ में आ रहा है ना? भाषा नीति, सरकार किस भाषा में काम करेगा, हम किस भाषा में काम करेंगे। तो जो सरकार को लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर ज़्यादा आबादी है मेरे यहाँ हिंदी वाले की, तो चलो अधिकांश, बहुत सारे राज्य में देखिएगा तो उसका जो है वह हिंदी में नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, और बहुत सारे राज्य है वो इंग्लिश में भी नोटिफिकेशन जारी करता है। तो ये सब आपके ऊपर है। जैसे भारत में हमारा 28 राज्य है। कितना राज्य है? अब बंगाल वाला नोटिफिकेशन बंगाली भाषा में जारी करेगा, गुजरात वाला गुजराती भाषा में करेगा, है ना, तो तमिल वाला तमिल भाषा में करेगा। तो सबका जहाँ बिहार जो हिंदी भाषी वाला क्षेत्र है वो अपना हिंदी में जारी करेगा। लेकिन एक जो है वह कंपल्सरी लैंग्वेज रहता है, वो इंग्लिश जरूर रहता है। बात समझिए? तो एगो इंग्लिश होगा, एगो हिंदी होगा, एगो इंग्लिश होगा, एगो बंगाली होगा, एगो इंग्लिश होगा, एगो मराठी होगा, एगो इंग्लिश होगा, एगो तमिल होगा, ऐसे होगा। बात समझ गए ना? तो भाषा नीति जो यही है आपका, कि हम सरकार किस तरह से अपना चलाएंगे, कौन से भाषा का हमारे देश में प्रयोग होगा, उसमें हम जो नीति बनाते हैं वही भाषा नीति होता है। चलिए, तीसरा कहता है सोशल जस्टिस।
सामाजिक न्याय किसको कहते हैं? एक लाइन में कौन बताएगा? सामाजिक न्याय, बोलिए। सामाजिक न्याय बउआ, सामाजिक समानता ही सामाजिक न्याय। बोलो बोलो, सामाजिक समानता ही क्या है? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कहने का क्या मतलब? सामाजिक समानता। समाज में सब समान हो गया है ना, गरीब अमीर, अगरा पिछड़ा, लंगड़ा लुझा, अनहरा कन्हरा बहिरा सब बराबर, कानून के नज़र में सब बराबर। इसका मतलब यही न्याय है। यही क्या है? ये सब अपना मन से लिखना है कि अच्छा सर बताए थे कि सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक समानता ही क्या है? सामाजिक न्याय है। कानून के नज़र में सब के सब बराबर है। ऑल पीपुल आर इक्वल बिफोर द लॉ। सब लोग बराबर होते हैं कानून के नज़र में। किसके नज़र में? समझ गया? चलिए अब आगे देखो, 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कहता है कि लोकसभा में, किसमें रे बुआ? लोकसभा में विपक्ष के नेता का काम क्या है? विपक्ष के नेता का काम क्या है? ठीक है, लोकसभा में। कौन सभा में? अच्छा आप लोग थोड़ा बताइए तो, इतने सारे लोग हैं, विपक्ष का नेता जो रहता है, अपोजिशन लीडर जो रहता है, उसका काम क्या है? बोलो। अरे इतना सोचेगा, बड़ा फेरा है भाई। विपक्ष का नेता क्या करता है? विपक्ष का नेता का सबसे बड़ा काम होता है सरकार पर नियंत्रण रखना। किस पर नियंत्रण रखना? सरकार को एकदम नथनी नाथ के रखना, नकेल कस के रखना है। उसको क्या करना है? नकेल कस के रखना है। अच्छाइयाँ बुराइयों को उसको बताना है, गलत क्या है सही क्या है सरकार को बताना है, सरकार को नियंत्रण में रखना, यह उसका काम है। सरकार जो भी काम करती है वह जनता तक भी पहुंचाएगा, यही कि देखिए सरकार आपका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बात समझ गए ना बुआ? चलो, अपोजिशन लीडर का काम समझ गया कि सरकार का मेन उसको कंट्रोल में रखना, उससे बहस करना, उससे सवाल जवाब करना, इसका काम है। आगे देखो 5 नंबर क्या नंबर क्वेश्चन है? गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलायंस मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन कौन सा आंदोलन बुआ? नॉन अलाइनमेंट। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। गुट निरपेक्ष क्या होता है? गुट का मतलब क्या होता है? टीम, समूह, ग्रुप। और निरपेक्ष का मतलब उससे कोई लेना देना नहीं, यानी किसी भी सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं होना, किसी भी मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं होना, कोई भी गुटबाजी में शामिल नहीं होना या गुटबंदी से दूर रहना, गुट निरपेक्ष कहलाता है। बात समझा कि नहीं? तो यह जो है प्रथम, बुआ ध्यान दो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस दोनों 2 भागों में बट गया। पूरा दुनिया 2 भागों में बट गया। एक का बॉस अमेरिका और एक का बॉस रूस, यानी एक पूंजीवादी देश और एक साम्यवादी देश। 2 हीरो पैदा ले लिया 1947 के बाद। समझ रहे ना? कुछ ऐसा देश था जो सोचा कि भाई अभी तो हम आज़ाद हुए हैं, अमेरिका के टीम में नहीं जाएंगे तो वो हमको गाली देगा, रूस के टीम में नहीं जाएंगे तो वो हमको गाली देगा, अगर अमेरिका के टीम में जाएंगे तो उन्हें से वो गाली बकेगा, अगर रूस के टीम में जाएंगे तो वो मारेगा, गाली बकेगा, है कि नहीं? अब हम करें तो क्या करें? तो ऐसे देश थे जो ना अमेरिका में गया, अलगा कुछ ऐसे देश थे जो ना अमेरिका के टीम में गया और ना ही रूस के टीम में गया। वो एकदम बीच में एकदम साइलेंट हो गया एकदम, है कि नहीं? है ना? जैसे इंडिया है ना, 1945 के बाद भारत 47 में आज़ाद हुआ तो वो अमेरिका में गया कि रूस में गया? वही में नहीं गया। भारत तेज ना है ना? बात में कहा है कि वो सोचा कि अरे अभी तो हम पैदल लिए हैं 1947 में, अब फिर वो कोई टीम में चल जाएंगे तो फिर अमेरिका के टीम में जाएंगे तो ओकर गुलाम बन जाएंगे, रूस के टीम में जाएंगे तो रूस का गुलाम बन जाएंगे। तो गुट निरपेक्ष का मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री है ना जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के नेता है ना मार्शल टिटो है ना, जोसेफ बराज टिटो था, और मिस्र का नेता अब्दुल नासिर, ये सब जो है मिस्र का, यूगोस्लाविया का, भारत का, ये सब नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गुट निरपेक्ष में। किसमें? और एक तरह से यह आंदोलन ही हो गया, मूवमेंट बन गया कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमू न जाम ओकरा में, तू हो न जाइए। तो एक तरह एक अलगे दुनिया बन गया। बात समझ रहे बुआ? तो एक तरह का अलग दुनिया बनने का मतलब ध्यान से सुनो, पहला दुनिया बन गया अमेरिका वाला जो पूंजीवादी था, और दूसरा दुनिया बन गया रूस वाला। कौन वाला? जो कम्युनिस्ट था, साम्यवादी था। और तीसरा दुनिया हो गया नॉन अलायंस का, थर्ड वर्ल्ड। पूछेगा तुमसे परीक्षा में कि तीसरी दुनिया में कौन से देश आते हैं?
गुट निरपेक्ष वाला आता है। कौन आता है? गुट निरपेक्ष वाला कैमा दुनिया में? तीसरा दुनिया में। नॉन अलायंस वाला थर्ड नंबर में आ गया। ये सब अलग एगो दुनिया बना दिया, ये सब है कि नहीं? चलिए समझ गया। जिसको कोई दिक्कत होगा है ना, वो एकदम मुंह खोल के पूछेगा, लजाएगा नहीं। बात समझ रहे ना बुआ? हाँ। आज जिसको यहाँ लाज लगेगा वो कमेंट में कर देगा, है कि नहीं, कि हाँ सर हमको लाज लग रहा है। चल 6 नंबर क्वेश्चन, कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा किसको कहते बताइए? आज पूरा दुनिया जो है वह डर भय के माहौल में जी रहा है। समझ रहे ना? तो जो डर है, जो भय है, इस डर भय के माहौल से निकलना तब ना सामूहिक सुरक्षा है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब हुआ पूरे टीम की सुरक्षा। पूरे यूएनओ में जितने भी कंट्री है वो सबको सुरक्षा होना चाहिए। सबको क्या होना चाहिए? बस है कि सामूहिक सुरक्षा का मतलब है कि केवल हमको सुरक्षा होने से हो जाएगा, कि सबको सुरक्षा चाहिए? सबको सुरक्षा चाहिए। यह है सामूहिक सुरक्षा। पूरे समूह का, टीम का, ग्रुप का, सबका सुरक्षा सामूहिक सुरक्षा है। समझ गया? चलो अगला क्या नंबर क्वेश्चन है? संयुक्त राष्ट्र के महासभा संगठन। किसके संगठन? संयुक्त यूएनओ का जो जनरल असेंबली है, महासभा, वह सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बताइए? सबसे बड़ा अंग है महासभा। तो महासभा का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कैसे बनता है इसके बारे में सुनिए, ध्यान से सुनो। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, और जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसका रिप्रेजेंटेटिव है। दुनिया में जितने भी देश है, 193 देश, वह सब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। जनरल असेंबली का ध्यान दो। महासभा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों की कार्य परिधि में आने वाले प्रश्नों पर विचार करता है। दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वह सब पर विचार करता है, अपनी विचार रखता है, और सदस्य राष्ट्र एवं सुरक्षा परिषद के उचित अभिस्ताव कर सकती है। यह संयुक्त राष्ट्र 5 मुख्य अंगों में से एक है, और इसकी देखिए, इसका संगठन क्या करता है कि हर साल, हर वर्ष सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मेलन होता है। आप सितंबर के महीने में हर साल देखिए कि साल में एक बार बैठक होता है, और सभी देश के प्रतिनिधित्व यहाँ पर पहुँचते हैं। सभी तरह के समस्या का समाधान यहाँ पर आपका होता है। चलिए, तो ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम लोग जानेंगे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? नॉन अलायंस निगेटिव है या पॉजिटिव है? सवाल तुमसे कर रहा है कि क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? नॉन अलायंस जो है निगेटिव है या पूछ रहा है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। गुट निरपेक्षता नकारात्मक नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता नकारात्मक नीति नहीं है। क्यों नहीं है? गुट निरपेक्षता इसलिए नकारात्मक नीति नहीं है क्योंकि दुनिया को शांति चाहिए। क्या चाहिए बुआ? शांति, सुरक्षा, सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। तो जब तक दुनिया में शांति ना स्थापित हो जाए, जब तक दुनिया में सबको सुरक्षा न मुहैया उपलब्ध हो जाए, जब तक दुनिया में सबको एक दूसरे को सहयोग न करे, तब तक यह गुट निरपेक्षता, नॉन अलायंस जरूरी है। अलायंस करने से, गुटबाजी करने से, गैंग बनाने से, टीम बनाने से विवाद बढ़ेगा कि कमेगा? तो काला गैंग में शामिल होंगे। तो ये जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। गुट निरपेक्षता एकदम होना चाहिए। जब तक दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो तब तक गुट निरपेक्षता होनी है ना। गुट निरपेक्षता यानी गुट से अलग रहना है। यह एक पॉजिटिव नीति है, निगेटिव नीति है, पॉजिटिव पॉलिसी है। समझ गया ना? चलो अगला सवाल है, चलिए, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का वर्णन करें। राष्ट्रपति का कैसा शक्ति? आपातकालीन शक्ति। समझ रहे बुआ? राष्ट्रपति जो होता है ना भारत का, तो वो इमरजेंसी पावर का यूज करता है। 3 तरह का इमरजेंसी पावर लगाते हैं। कितने तरह का बुआ? राष्ट्रपति कितने इमरजेंसी पावर लगाते हैं हुआ? 3 तरह का। एक होता है सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? अनुच्छेद 352 में। किसमें बुआ बोलो? 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और यह लगता कब है?
जब देश में बाहरी आक्रमण हो जाए। क्या जब हुआ? चाहे देश के अंदर रिवोल्ट हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, तो जिस समय मान के चलो कि अमेरिका से, चाइना से या पाकिस्तान से जब लड़ाई होगा तो उस समय देश में इमरजेंसी लगेगा कि नहीं लगेगा? एकदम लगेगा। तो वह राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। कौन सा आपातकाल हो जाएगा? 352 352, ठीक है। उसके बाद 356 आइए, स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल है ना। राज्यों में आपातकाल जो लगता है उसमें देखिए 356 के माध्यम में 356 अनुच्छेद के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राज्य में क्यों लगता है? स्टेट में राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल होने पर, किस पर हुआ बोलो? राज्य का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लगेगा राष्ट्रपति को कि अरे बंगाल में ममता बनर्जी अच्छा बदमाशी कर रही है, लगता है कि वहां पर जो है संविधान का कानून नहीं है, वहां कानून का राज नहीं है, लगेगा राष्ट्रपति जी को कि भाई यहाँ पर संवैधानिक सिस्टम फेल हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो रहा है, तब अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल होगा। राज्य में विधि व्यवस्था खराब होने पर, दंगा फसाद मारपीट होने पर, बात समझे कि नहीं? 356 समझे कि नहीं? 52 फिर 56, 4 डिजिट का अंतर याद रखना है। 52 56, अब फिर उसके बाद आइए 60, क्या जगह हुआ? 60 में क्या है? अनुच्छेद 360 के माध्यम से राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट जी फिनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं। आपातकालीन ये क्या, वित्तीय आपातकालीन, फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लगता है 360 में। कितना में लगता है हुआ बोलो? 360 के माध्यम से वित्तीय आपातकाल लगता है। यह कब लगता है? जब देश में धन संपत्ति की कमी हो जाए, पैसे की दिक्कत हो जाए। किसकी दिक्कत हो जाए? पैसा की दिक्कत हो जाए। लेकिन ध्यान दो, यह सौभाग्य है हमारा देश का कि भारत जैसे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। ध्यान रखना, भारत गरीब नहीं है रे बुआ, भारत के जनता गरीब है। बात समझ रहे ना बुआ? क्यों? क्योंकि अभी भी एक बार भी, ध्यान दो, एक बार भी नहीं जो ये है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कभी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा अभी तक। इसका मतलब यह क्या है कि भारत में पैसा कोई कमी नहीं है। समझ गया ना? चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? हल्ला नहीं करो। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, क्या कहते हैं इसको? जुडिशियल रिव्यू। ध्यान से सुनिए, देखिए यह न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्याय के मामले में फिर से विचार करना। किसके मामले में? न्याय के मामले में। और जो जस्टिस है, न्याय है, इसके मामले में फिर से वह क्या करना? डिसीजन देना या रिव्यू करना, विचार करना। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। किसको हुआ? सर्वोच्च न्यायालय को ही यह अधिकार मिला हुआ है कि न्याय के मामले में फिर से रिव्यू करना है। उसको मन में आएगा तो फिर से न्याय देगा, जितना बार मन में आएगा वो बार बार वो विचार कर सकता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आइडिया लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हाँ, बस समझ रहे ना, न्यायिक पुनर्विलोकन। चलिए, तो अभी हम 10 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर अगले सेट में पढ़ेंगे। टाइम कितना हुआ थोड़ा देखो तो। चलिए ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।